Co-powered by Techno। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको नसरुल्लाह के उन आंसूधारी फैंस से मिलवाएंगे जिन्होंने उसकी मौत पर लखनऊ से श्रीनगर तक कैंडल मार्च निकाला, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा वाले नारे लगाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उसे शहीद बताकर अपने चुनावी कार्यक्रम तक रद्द कर दिए। इसीलिए आज समझेंगे नसरुल्लाह के लिए भारत में इतने दिल क्यों धड़क रहे हैं। फिर रेप और हत्या के दोषी राम रहीम पर वोट चार्ज वाली कृपा की बात करेंगे। गुरमीत राम रहीम ने फिर से 20 दिन की पैरोल मांगी है और ये ऐसे वक्त में मांगी गई है जब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। इसीलिए आज पूछेंगे आखिर राम रहीम पर किसकी असीम अनुकंपा बरस रही है। फिर हरियाणा की राजनीतिक कुंजी भी खोलेंगे जहां आज राहुल गांधी ने विजय यात्रा की है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर उद्योगपतियों वाले कई कटाक्ष किए तो प्रियंका ने किसानों का नाम लेकर बीजेपी पर कई सियासी तीर भी चलाए। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत पर मचे सत्ता के कलेश की खबर भी है। खड़गे ने कहा था वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। इस पर अमित शाह ने खड़गे को कैसे जवाब दिया है ये भी देखिएगा। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है जहां एकनाथ शिंदे की सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। शिंदे ने कहा है कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को एक दलित छात्र को एडमिशन देने का निर्देश दिया है। इस छात्र ने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने से अपनी सीट गंवा दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि पैसे की तंगी की वजह से यंग टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर का छात्र अतुल कुमार 17,500 रुपए की फीस नहीं दे पाया था और इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। मिथुन को यह सम्मान 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाना है। करीब 4 दशकों के एक्टिंग करियर में मिथुन बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं की 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं भारत में मौजूद नसरुल्लाह के समर्थकों की, जो लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो नसरुल्लाह की हत्या पर क्रोधित हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में नसरुल्लाह के लिए आंसू हैं, जो नसरुल्लाह को शहीद और क्रांतिकारी समझते हैं और उसे अपना अजीज मानते हैं। हालांकि नसरुल्लाह की शख्सियत का एक दूसरा पहलू ये भी है कि उसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया सहित कई देश हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बता चुके हैं। उसे अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खूंखार आतंकवादी बता चुके हैं। कई अरब देशों में नसरुल्लाह की हैसियत एक नायक की नहीं बल्कि हिंसक खलनायक की है। सऊदी अरब सहित कई देशों ने नसरुल्लाह की मौत पर एक खास तरह की रणनीति अपनाई है, जिसमें वो नसरुल्लाह का नाम लिए बिना क्षेत्रीय शांति की बात कह रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी नसरुल्लाह को लेकर दिक्कतें रही हैं। सुन्नी बाहुल देश नसरुल्लाह की हिंसक क्रांति को डिस्काउंट नहीं देना चाहते, यानी नसरुल्लाह के फैंस का दुख और नसरुल्लाह के विरोधियों का सुख आज दुनिया में एक साथ ट्रेंड कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को जिस तरह एक झटके में खत्म कर दिया, उसके बाद हिंदुस्तान के कई शहरों में विरोध की आग कुछ इसी तरह भड़की हुई है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। नसरुल्लाह के लिए उनका दर्द छलक रहा है। इजराइल ने लेबनान में नसरुल्लाह को किस तरह मिनटों में खत्म कर दिया, ये जानकर नसरुल्लाह के समर्थक और भी परेशान और दुखी हैं। नई जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह जमीन के नीचे अंडरग्राउंड अड्डे में छिपा हुआ था। वहां 900 किलो का बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा और जहरीली गैस में उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो ऐसे हालात में घुट घुट कर मरा है। इसके बाद से नसरुल्लाह के फैंस को अपने विचार रखने और विरोध जताने का अच्छा मौका और मंच मिल गया है। शुक्रवार को नसरुल्लाह मारा गया था और पिछले 3 दिनों से भारत, पाकिस्तान और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कुछ वीडियोस भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए भारत में नसरुल्लाह के लिए दरअसल किस तरह का विरोध हो रहा है। ये यूपी की राजधानी लखनऊ का वीडियो है, जहां आधी रात को 10,000 से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, वो भी नसरुल्लाह के लिए। नसरुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर उतरे इन लोगों ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च किया। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए। इस दौरान आक्रोश भी देखने को मिला। इन लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। मजलिस लगाकर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया। शिया समुदाय अब 3 दिन तक इसी तरह शोक मनाएगा। यहाँ तक कि शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने इजरायली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में भी नसरुल्लाह की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाए। अमेरिका को आग लगा दो जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों के हाथों में नसरुल्लाह की तस्वीर वाला पोस्टर था, जिसे लहराते हुए लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नसरुल्लाह कौन था? उसका मकसद क्या था? कैसे अपने 32 वर्ष तक हिजबुल्लाह पर उसने राज किया और कैसे इजराइल ने उसको अपने तरीके से खत्म किया? इन बातों पर दुनिया के अलग अलग कोनों में बहस और चर्चाएं चल रही हैं। नसरुल्लाह के खात्मे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसे नारे भी लग रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हुसैनाबाद इलाके में मौजूद हैं। बीती रात नसरुल्लाह की मौत पर यहाँ पर भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया। ये पूरी मार्केट देखिए, ये पूरी शियाओं की मार्केट है और विरोध स्वरूप, शोक स्वरूप ये पूरी मार्केट इस वक्त बंद करके रखा गया है। दुकानों को क्यों बंद रखा गया है? ये एज चीज़ के लिए और दूसरा शोक मनाने के लिए। अच्छा, किसका शोक मना रहे हैं आप? ये हमारे सिया हजरात के लीडर हैं, उनकी डेथ हुई है, उसके सादत के लिए। और कितने दिनों का शोक है और क्या 3 दिन तक दुकान? 3 दिन। और 3 दिन तक दुकान? 3 दिन तक। जिंदा है, जिंदा है, हुसैन है, जिंदा है, शोहदा के वारिस जिंदा है, जिंदा है, शोहदा हम शर्मिंदा है। पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्तीन कॉज के लिए, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए, हक के लिए, ये ऐसे शहीद है कि इनकी जो कहानी और इनकी जो हिम्मत है इस पर दास्तानें लिखी जाएंगी। इजराइल को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने सिर्फ एक नसरुल्लाह को मारा है, लेकिन हर घर में हसन नसरुल्लाह मौजूद हैं। एक आदमी के लिए, एक मर्द मुजाहिद के लिए पूरी कौम, नाटो से लेकर पूरा अमेरिका और सब एकजुट हो गए। और इसका ये संदेश हम लोगों का है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे और ये उम्मीद करते हैं, एक नसरुल्लाह को मार दिए लेकिन अब हर जगह से एक नसरुल्लाह और उठेंगे और ये आतंकवाद के खिलाफ जो है अपना एहतजाज करेंगे। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फलस्तीनी काज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे। आंसू बहाने वाले समर्थकों की लिस्ट में वो महिला एंकर भी हैं जो नसरुल्लाह की मौत की खबर पढ़ते पढ़ते लाइव शो में रोने लगी। ये लेबनान का वो न्यूज़ चैनल है जो हिजबुल्लाह समर्थक है। आंसू बहाने वाले ऐसे लोगों को आज ये भी जानना चाहिए कि कैसे 32 वर्ष से नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का बॉस था, कैसे नसरुल्लाह का हिजबुल्लाह पर पूरा नियंत्रण था और क्यों हिजबुल्लाह को दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन मान लिया गया। आपको बता दें, नसरुल्लाह संगठन का महासचिव होने के साथ ही शुरा परिषद का प्रमुख था। शुरा परिषद हिजबुल्लाह के धार्मिक, सैन्य, रणनीतिक मामलों के लिए फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने लेबनान में राजनीतिक आशीर्वाद हासिल किया था। नसरुल्लाह के मार्गदर्शन में हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाई। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ दशकों में खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन स्टेट एक्टर बना लिया था।
यहाँ नॉन स्टेट एक्टर का मतलब ऐसे संगठन से है जो सीधे सीधे कोई देश नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से सत्ता और इस देश के सैन्य हितों को साधने में गहरा दखल देता है। और इसी शक्ति के दम पर पिछले कुछ समय से हिजबुल्ला नसरल्ला के नेतृत्व में लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा था। हिजबुल्ला के काम करने का तरीका ऐसा है कि नसरल्ला के मारे जाने पर भी अरब के कई देश चुप हैं। मतलब ये कि कई मुस्लिम मुल्कों में भी हिजबुल्ला स्वीकार्य नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश नसरल्ला की मौत पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब ये कि वो ना आंसू बहा रहे हैं और ना ही अमेरिका और इजराइल के विरोध में कड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। वो सिर्फ क्षेत्रीय शांति की बात कह रहे हैं। सऊदी अरब ने नसरल्ला की मौत के बाद लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात तो कही, लेकिन नसरल्ला का जिक्र तक नहीं किया। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले देश कतर, यूएई और बहरीन नसरल्ला के मारे जाने पर चुप हैं। सिर्फ 8 वर्ष पीछे जाएं तो वर्ष 2016 में खाड़ी के देशों के अलावा अरब लीग ने हिजबुल्ला को आतंकवादी समूह घोषित किया था। 2016 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी माना था कि हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि इस तरह के तमगों से और रिपोर्ट से नसरल्ला के समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत दुखी हैं और उन्हें लगता है कि उनका प्रिय क्रांतिकारी इजराइल की क्रूरता की वजह से मारा गया है। नसरल्ला के विवादित और रक्त रंजित रिकॉर्ड के बावजूद भारत के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि वो शहीद था। ये नेता चाहते हैं कि नसरल्ला के लिए जो आंसू बह रहे हैं उन्हें सियासत की करेंसी में तब्दील कर दिया जाए। इस पर राजनीतिक टकराव हो गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी साधने वाले नेता अब नसरल्ला के लिए आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी का इशारा यह है कि आंसू सेलेक्टिव हैं और वोट बैंक देख कर बहते हैं। हार्ट सा हैवी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। ही वाज़न्ट इवन फ्रॉम देयर। सो हार्ट सा हैवी एंड पीपल हियर शुड हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। फ़लस्तीन के मजलूमों की जो लड़ाई है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमज़ोर करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस शहादत के ज़रिए। महबूबा को जब भारत के सैनिक शहीद होते हैं तब क्यों नहीं इस तरह का बयान वो देती? तब वो गम क्यों नहीं मनाती? तब वो कैंपेन क्यों नहीं छोड़ती? बीजेपी को कहिए कि आपकी जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उसमें उनका नाम है या नहीं? दलों को अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर गंभीरता के साथ और संवेदना के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इससे पहले भी ये आ चुका है। आप याद करिए, हमास के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस CWC ने फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर इससे पहले कब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया? हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ तो कांग्रेस है, हिजबुल्ला कौन है? हिजबुल्ला के लिए इतना इलेक्शन रुकवाना क्या? हिजबुल्ला क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? नजरिया 9 क्या है इस पर? कुल मिलाकर इस खबर में विचारों का धर्म कांटा लगातार दो मतों के बीच झूल रहा है। एक मत उन लोगों का है जिनकी नजर में नसरुल्लाह किसी महापुरुष की तरह है, जो सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, क्रांतिकारी नारे लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह के लड़ाके निकलें और जो नसरुल्लाह ने किया कुछ वैसा ही कर दिखाएं। दूसरा मत उन लोगों का है जिनकी नज़र में नसरुल्लाह के हाथ खून से सने हैं और वो आतंकवादी है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं जो ये काम कर चुके हैं। इन दो पक्षों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है। ये उन नेताओं और नेता टाइप लोगों का है जो धर्म कांटे के बीचों बीच वोटों वाले फायदे, नुकसान और नैरेटिव के वजन को तौल रहे हैं। साथ ही मौका देखकर नसरुल्लाह के नाम पर सिलेक्टिव सियासत भी कर रहे हैं। अजब गजब
बाबाओं वाले मौसम में अब हम एक ऐसे बाबा की बात करने जा रहे हैं जिस पर भगवान का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा घनघोर बरस रही है। और इस बाबा का नाम है राम रहीम, जो वैसे तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, लेकिन कानून की फाइल में इसकी पहचान हत्या और रेप के दोषी के तौर पर दर्ज है। वही राम रहीम फिर जेल से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसने एक बार फिर 20 दिन की पैरोल वाली लीव एप्लीकेशन लगाई है। खास बात यह है कि अगस्त में ही वो 21 दिन की पैरोल लेकर जेल लौटा था, लेकिन अब चुनाव से पहले फिर बाहर आने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए आज ये पूछना जरूरी है कि आखिर राम रहीम पर किसकी असीम अनुकंपा है। वैसे हो सकता है कि सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि राम रहीम की जगह अगर कोई और कैदी होता तो क्या उसे भी सत्ता से पैरोल और फरलो वाला आशीर्वाद ऐसे ही मिलता। खबर है कि राम रहीम को फिर से 20 दिन की छुट्टी चाहिए। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी है। हालांकि उसकी पैरोल की इस अर्जी को अब हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ट्रांसफर किया गया है, और इसकी वजह है आचार संहिता, क्योंकि नियमों के अनुसार अगर चुनावों के दौरान किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा किया जाता है तो इसके लिए सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की इजाजत जरूरी होती है। हालांकि सीईओ ने इस अर्जी पर जेल विभाग से सवाल पूछा है कि आखिर राम रहीम का आकस्मिक कारण क्या है, लेकिन माना जा रहा है कि इतने सवाल जवाब के बाद भी राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिल जाएगी, क्योंकि रेप और हत्या का दोषी जब लीव एप्लीकेशन अप्रूव कराने का चैंपियन बन चुका है। लेकिन आज ये समझना भी जरूरी है कि क्या राम रहीम पर इस बार वोट चार्जर वाली कृपा बरस रही है। अब हम आपको राम रहीम को लेकर कुछ बताने जा रहे हैं, उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत वाला चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन अब तक उसे 10 बार जेल से पैरोल या फरलो मिल चुकी है। 2020 में राम रहीम 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली। 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया। 2023 में 101 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही, और 2024 में पैरोल और फरलो वाला ये नंबर 71 दिन का हो जाता है। ऐसे में अगर देखें तो पिछले 4 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर 266 दिन जेल से बाहर रहने की कृपा बरसी है। लेकिन अभी भी राम रहीम की छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं। उसे 20 दिन की पैरोल और चाहिए, यानी राम रहीम की ये कैद सजा से ज्यादा मजा बन गई है। वो जब चाहता है जेल से बाहर आ जाता है। इसीलिए आज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि राम रहीम को बार बार जो पैरोल मिलती है उसे लेकर नियम क्या है। पहली शर्त, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। दूसरी शर्त, किसी फैमिली मेंबर को गंभीर बीमारी हो। तीसरी शर्त, खुद कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। चौथी शर्त, किसी कैदी की पत्नी अगर गर्भवती हो। और 5वीं शर्त, कैदी के घर में विवाह का अवसर हो। लेकिन देखा गया है कि कई बार राम रहीम की पैरोल और इन शर्तों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पैरोल की सारी शर्तें सिर्फ आम कैदियों के लिए हैं? आज ये भी पूछना जरूरी है कि क्या राम रहीम पर बार बार सियासत का चढ़ावा चढ़ता है, क्योंकि इससे पहले भी राम रहीम को जो फरलो और पैरोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी, और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की पैरोल मिली, और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की पैरोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आया था। और अब जब 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर बाहर आना चाहता है, जबकि अगस्त में उसे 21 दिन की फरलो भी मिल चुकी थी। वो सोचने वाली बात क्या है कि आखिर क्यों और कैसे किसी चुनाव से ठीक पहले ही बार बार राम रहीम को पैरोल या फरलो मिल जाती है। बात करें राम रहीम की, तो जिस तरह से पैरोल दी जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हम कानूनी आधार की बात करें तो कहीं भी कोई स्टॉपेल नहीं है। और अगर बात करें कि जिस तरह से
जेल के अंदर अभी तक राम रहीम का कोई जो व्यवहार रहा है उसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आया, किसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि इस तरीके से बदतमीजी की हो या कोई अपराध की बात सामने आई हो जो जेल टर्म है उसके बीच में। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कानूनी रूप से अगर हम बात करें तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो खड़ा नहीं होता। आपने गौर किया होगा इस खबर में बार बार दो शब्दों का जिक्र किया गया है, एक है फरलो और दूसरा है परोल। लेकिन इनके बीच आखिर अंतर क्या होता है उस पर भी आप गौर करिए। फरलो सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है, जबकि परोल सजा याफ्ता कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। फरलो के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, लेकिन परोल के लिए वजह जरूरी होती है। साथ ही आचरण पर भी निर्भर करता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन परोल विशेष आधार पर ही मिलती है। फरलो 1 साल में 3 बार मिल सकती है, जबकि परोल में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं होती है। गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बार बार ये साबित कर रहे हैं कि परोल में पावर का रोल होता है। हैरानी की बात यह है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर देश की दूसरी अदालत परोल और फरलो को लेकर बार बार घंटी बजाती रहती हैं। बावजूद इसके राम रहीम पर कृपा बरसती रहती है। इसी साल फरवरी 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था गुरमीत राम रहीम को फरलो या परोल दिए जाने को लेकर अधिकृत अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला लें। अगस्त 2024 में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या परोल दी जाए। 2022 में गृह मंत्रालय ने भी परोल और फरलो को लेकर एक सलाह दी थी और ये कहा था कि परोल पर रिहाई पूर्ण अधिकार नहीं है और ये एक रियायत है। राज्यों को कैदियों की परोल या फरलो देने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। जबकि 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने परोल पर कहा था कि केवल अमीर और पावरफुल कैदियों को ही परोल मिलती है। ऐसे लोगों की मदद के लिए पुलिस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मदद करती है और जिन्हें ज्यादा जरूरत होती है उन्हें बेल तक नहीं मिल पाती। अब आपको इस पर नजरिया 9 बताते हैं। नजरिया 9 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता। लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो परोल और फरलो मिल रही है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर विचार कीजिएगा। अब आपको एक दलित छात्र के असली जज्बे की कहानी बताते हैं, जिसके कारण फीस नहीं भर पाने पर भी उसे आईआईटी में दाखिला मिलने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने समय से फीस न दे पाने के चलते आईआईटी एडमिशन से वंचित रह गए छात्र अतुल कुमार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी धनबाद में दाखिले का आदेश दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले अतुल को आईआईटी धनबाद में सीट मिली थी, लेकिन वो गरीबी के चलते एडमिशन फीस नहीं भर पाया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का आदेश देते हुए कहा कि अतुल कुमार जैसे प्रतिभाशाली छात्र जो हाशिए पर स्थित समाज से आते हैं, उसे दाखिले के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। फीस जमा करने की समय सीमा समाप्त होने पर छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर के टोटोरा गांव के रहने वाले 18 साल के अतुल कुमार के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। अतुल ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2024 में पास की थी। उन्हें आईआईटी धनबाद सीट आवंटित हुई थी। अतुल कुमार को 24 जून को शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रहा उनका परिवार फीस की 17,500 रुपए की रकम का इंतजाम शाम 4:45 तक नहीं कर पाया था। अतुल कुमार ने उसी वक्त साइट को लॉगिन भी किया, लेकिन जब तक पेमेंट की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर पाते तब तक 5 बजे की समय सीमा पूरी हो चुकी थी और पोर्टल बंद हो गया था। इसे एडमिशन उन्हें नहीं मिल पाया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद आईआईटी में उनका एडमिशन होगा। अब हम आपको आगे बढ़ने से पहले 500 रुपए का एक नोट दिखाना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास ये 500 रुपए का नोट है। ये नोट हम आपको दिखाते हैं। कई बार आप ये नोट देख चुके होंगे, लेकिन अब एक बार फिर इस नोट को देख लीजिए। इसका आप इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एक बार फिर इस नोट को गौर से देखिए। इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। देखिए, यहाँ पर बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में 500 भी छपा हुआ है।
आप सोच रहे होंगे आखिर ये नोट हम आपको आज क्यों दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह जरा कुछ चौंकाने वाली तस्वीरों में देखिए। ये वो नकली नोट हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन पर असल में महात्मा गांधी की नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर छापी गई है। और शायद आपको यकीन ना हो, इन्हीं नोटों के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में एक सर्राफा व्यापारी से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की गई है। और नकली नोटों वाले ये बंडल अब पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, जो एक बैग में भरकर सर्राफा व्यापारी को दिए गए थे। लेकिन जब उसने बैग खोला तो जो कुछ देखा उस पर यकीन करना उसे मुश्किल था, क्योंकि नोटों पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर छपी हुई थी। खास बात यह है कि अब इस मामले के सामने आने के बाद खुद अनुपम खेर ने अपनी मजेदार प्रतिक्रिया दी है। लेकिन पहले इस नोट की पूरी कहानी समझ लीजिए। दरअसल जो नकली नोट बैग में रखे गए थे उन्हें इतनी चालाकी से पैक किया गया था कि पहली नजर में किसी को कोई शक ना हो। 500 रुपए के नोटों के बंडल को एक सफेद बैग में इस तरह कवर किया गया था जिससे बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर आधी ही नजर आ रही थी। और एक बार में देखने पर किसी को यह पता न चले कि तस्वीर महात्मा गांधी की है या किसी और की है। असली नोट पर जिस हिस्से में RBI लिखा रहता है वहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया था। हालांकि इस नाम को भी शातिर तरीके से छिपा दिया गया था। और जो बैंड नोट पर लगे होते हैं उसमें SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टार्ट बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। इन्हीं नोटों के जरिए अहमदाबाद में मेहुल ठक्कर नाम के एक सराफा व्यापारी से जालसाजों ने 1 करोड़ 60 लाख के नकली नोट देकर 2 किलो से ज्यादा सोना ले लिया। बदले में ठगों ने सराफा व्यापारी के स्टाफ को नकली नोटों का बैग दिया और कहा माफ कीजिएगा, बाकी के पैसे ऑफिस में लाकर देंगे। लेकिन इन ठगों के जाने के बाद मेहुल के स्टाफ ने बैग खोला तो बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर वाले ये नकली नोट मिले, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई। नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में दूसरे दिन ये ऑफेंस रजिस्टर किया है और जो आदमी जो चेहरे में दिखता था ऐसा CCTV, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस से ये ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद आरोपी को ढूंढने की कोशिश में टीम बनाई गई है। नवरंगपुरा पुलिस इंस्पेक्टर AA देसाई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। विशेष बात यह है कि 500 रुपए के नकली नोट वाली ये खबर जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो इस पर खुद अनुपम खेर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने X पर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। और खुद सोचिए, अहमदाबाद में जिस तरह की ठगी हुई ये अपने आप में अनोखा मामला है। हाईटेक तकनीक और AI वाले दौर में चोर हाईटेक हो रहे हैं, ये तो आपने कई बार देखा होगा। लेकिन उन नोटों से 1.5 करोड़ की ठगी जिन पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की फोटो हो, ये सुनकर सब हैरान है। इसमें एक फैक्टर पैकेजिंग का भी है। चमकदार पैकेजिंग दिखाकर आजकल किसी को भी ठगा जा सकता है। इसीलिए पैकेजिंग देखकर झांसे में ना आए, हमेशा सावधान रहें और अपनी अकल लगाएं। Co-powered by Techno।